चाचा जी बोले कि छोटी सी बात होगी कोई जिसके लिए इतना बड़ा झगड़ा हो गया, अब हमारा वक्त जाया कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ आई कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बीच में कहाँ से आ गया। तो उनके मुस्लिम दोस्त बोले कि पंडित जी जैसे आप मंत्रों की विद्या रखते हैं ना, इसी तरह से हमने भी एक मंत्र ईजाद किया है, मंत्र सिद्ध कर दिया, और वो है पाकिस्तान जिंदाबाद। तारिक मेरा क्लास फेलो था, वो कम बोलता था और उसे अपने ख़ानदान और उसके अपने बाप के बारे में तारिक शेख उद्दौला का जो तीसरा बेटा था, तो उसके बारे में उसे काफ़ी गरूर था, इसलिए आम बच्चों के साथ, आम साथियों के साथ ज़्यादा नहीं बोलता था। हमारे बोलने का या हमारे एक नज़दीक आने का एक घटना हुई। नादिम साहब, हमारे दीनानाथ नादिम हमारे कवि थे, उनका एक ओपेरा था जो आपने यहाँ गाना सुना होगा, बम्बरो बम्बरो श्याम रंग बम्बरो, उसी का गाना है। तो वो उसका शो था, उसका एक मंचन था हमारे कॉलेज में, एसपी कॉलेज में हम पढ़ते थे, तारिक भी वहीं पढ़ता था। वो हम दोनों देर से पहुँचे, हाल भर गया था, कोई जगह नहीं थी देखने के लिए। हम गैलरी में गए तो वो भी भरी हुई थी, तो इसलिए हम पीछे पीछे लड़कों के पीछे पीछे से आगे निकलते गए, कहीं कहीं कोई दिखाई दे, तो अचानक गैलरी ख़त्म हो गई, मतलब अंधेरा हो गया, और हमें पता लगा कि हम हॉल के एंड पर पहुंच गए हैं, कि हम वहाँ पहुंच गए हैं जहाँ स्टेज होती है। हमने सोचा यही सही, यहीं बैठकर किसी टूटी फूटी कुर्सी पर बैठकर हम देखेंगे ऊपर से कपड़े कैसे बदलते हैं। लेकिन ये हमें नहीं मालूम था कि अगला सीन पानी बरसाने, बारिश का होगा। 2-3 लड़के पानी की बाल्टी लेकर ऊपर आए, वहाँ देखा हमें और बिना पहचाने मारने पीटने लगे, लात घूंसे से मार कर बाहर कर दिया पीछे दरवाजे से। और तारिक कुछ नहीं बोला, पिटता गया मगर कुछ नहीं बोला। मैंने नीचे आकर उससे पूछा कि तुम्हें मार डालते फिर ही नहीं बोलते कुछ। उसने कहा नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसने कहा, मैंने कहा क्या है करना था, आप नाम बता देते, बाप का नाम बता देते। उसने कहा मेरा बाप तो जेल में है, ये 3153 की बात है, शेख साहब को अरेस्ट किया गया था, उसने वो तो जेल में है। उसने कहा, मैंने कहा बिल्कुल जेल में है, तब भी यहाँ कश्मीर में ये लड़कों में तुम्हारे बाप की इतनी इज्जत है कि तुम्हें कोई मारता नहीं और मैं भी बच जाता। आदरणीय पंडित जवाहरलाल कौल पद्मश्री जी, बहादुर राय साहब, जस्टिस कोहली, मैडम यादव, I am personally a very voracious book reader, and I always carry about at least 2 books with me when I'm traveling. So in a long flight I can go through one of them. So I had to travel to Jaipur by road, so I could finish off with this one. And I carry all sorts of books, history, fiction, cinema, biographies, ranging from film actresses to the national leaders. So that gives you a wider perspective, but there are certain subjects which remain always alive. So one of them is the partition of India, the other is Jammu and Kashmir. And I think I've read hundreds of books on these two subjects because each author has a different perspective. There are partition पे भी पढ़े तो you have number of books written by British officers who went back after 47, British soldiers, similarly Indians तो हैं, similarly also JNK. So I think as far the period writing is concerned, what is important is that what is the title of the book, who is the author of the book, and what is the introduction of the title to the author and introduction of author to the title. दोनों का आपस में क्या परिचय है। अब ये सुखद संयोग ये है कि in this case मेरे पास हिंदी की थी तो मुझे मालूम नहीं था कि अंग्रेजी का भी इसका है, तो I कहते थे आहत स्वर्ग। I think लेखक और शीर्षक का आपस में पहले से ही परिचय है। So
that gives it a unique feature. And the author, Jawaharlal Kaulji, born in 1937, has virtually traveled along with these times. He has not only been a close witness to the recent history of Jammu and Kashmir in the context of India, both in the immediate pre-independence times, then during independence and after independence, but he's been part of the history, he's been observer of the history, and therefore he has a better opportunity to be a very close analyst, both men and matters. So much so, as this book revealed, that he also happens to be the classmate of, I don't know how much illustrious Tariq Abdullah. So, when I was going through this. और अब कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में तो हम जब सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, the learned audience, I think there are hardly any aspect that we haven't discussed threadbare from time to time. And many of us, most of us rather, at least in this room, are on the same page as far as our views are concerned. But just to pick up one or two things, इसके पन्ना नंबर 213 पर एक आपका अध्याय है पीड़ित. उसमें एक जो इन्होंने किस्सा बयान किया, मुझे लगता है वो सारे जम्मू कश्मीर के इतिहास और उसकी मानसिकता को 2-4 वाक्यों में समेटता है. कि मुझे उम्मीद है कुछ लोगों ने पढ़ी होगी ये किताब, कि वो चाचा जी जब अपने राशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो उस कतार में खड़ा कोई व्यक्ति था जिसकी बहस हो गई मुंशी के साथ. तो बहस जब आगे बढ़ने लगी, अब मालूम नहीं वो क्या किस बात को लेके थी, कि कोई लेन देन का था, कि पैसे कम दिए कि ज़्यादा दिए. तो जैसे आगे बढ़ी तो पीछे से बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, और हल्ला हो गया सारा. और चाचा जी अधेड़ उम्र के थे, तो जाकर के थक के कई सीढ़ियों पर बैठ गए कि जब तक ये सेटल होता फिर आते. तो इतनी देर में वहाँ एक मुस्लिम मुनि के दोस्त हम उम्र वो भी थे, वो भी जाके बैठ गए. तो चाचा जी बोले कि छोटी सी बात होगी कोई जिसके लिए इतना बड़ा झगड़ा हो गया, अब हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं. लेकिन ये बात नहीं समझ आई कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बीच में कहाँ से आ गया. तो उनके मुस्लिम दोस्त बोले कि पंडित जी, जैसे आप मंत्रों की विद्या रखते हैं ना, इसी तरह से हमने भी एक मंत्र ईजाद किया है, मंत्र सिद्ध कर दिया, और वो है पाकिस्तान जिंदाबाद. But on a serious note, I think this is precisely the tale of the history of Jammu and Kashmir having been marred by blunder, blackmail and deceit. And I tell you all the three. I mean, this is a very appropriate case. कोई भी बात हो पाकिस्तान जिंदाबाद को, so you hold the powers that be in Delhi to ransom, and the powers at different times were also ready to appease. And this appeasement went on and on till it arrived at a situation where you could not, actually you were riding a horse, riding a tiger, and you could not control it. तो ये जो appeasement का policy चलती रही और blackmail दूसरी तरफ से होता रहा. And deceit, every one of us is familiar with the Sheikh style of politics. तो कौल साहब ने उसमें बड़े बढ़िया तरीके से शेख अब्दुल्ला की कुछ एक बातों को हाईलाइट किया है, which would rather reiterate the politics of deceit which was introduced in Kashmir culture, जो नहीं था. So मैं इसको दूसरी तरफ से देखता हूँ. किताब could be more of a biography or autobiography or also a record of the events, but there's a huge lot of a cultural fallout happening. जो हमारी तहजीब सभ्यता में जो pollution आया, revolution आया, वो किस तरह से आया. So Sheikh Abdullah was, of course, all of us know he wanted to be part of India, not because he was loyal to India, but because he thought he would not be comfortable with Jinnah. और उसके बाद इनका एक चैप्टर है पतन की ओर 5 कदम, पन्ना नंबर 183, अध्याय नंबर 12. मैं ये बात देख रहा था कि नेहरू वेंट आउट ऑफ वे टू अकोमोडेट शेख. और एक इसमें पत्र भी छपा है कि जिसमें महाराजा को उन्होंने लिखा कि साहब
at all costs we must support Sheikh Abdullah, because that's in the interest of all of us. लेकिन the same Sheikh did not spare even Nehru. अब ये बात इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं आती क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को बड़ी ज़्यादा शेख के साथ हमदर्द, नेहरू के साथ हमदर्दी नहीं है, लेकिन अगर आप उस बात को, कैरेक्टर को एनालाइज करें, the deceit was so much ingrained in the personality that it did not spare even Nehru. And इस चैप्टर में पेज 183 में रिकॉर्ड होता है कि he had started avoiding meeting Nehru and responding to his calls, because that was the time when he was collaborating with some of the foreign diplomats. जो अमेरिकन एम्बेसडर श्रीनगर चले जाते, 7-7 घंटे उनसे बैठक हुई है, which is recorded by कौल साहब, और वो कहते हैं कि साहब हम इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते हैं शेख अब्दुल्ला, तो उस लाइन पर चल पड़े. So that was the extent of deceit, and again reflected in a letter by Dr. Karan Singh, Sama Prasad Mukherjee के स्वर्गवास के बाद, पन्ना नंबर 297, जिसमें डॉक्टर करण सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को लिखा कि मुखर्जी बीमार हैं, ये मुझे भी बताया नहीं गया. मुखर्जी का देहांत हुआ, मुझे समाचार और अखबारों से, उससे पहले रेडियो से पता चला. तो इस प्रदेश का सदर रियासत अथवा राज्यपाल होने के नाते यदि मुझसे इतनी बात भी मेरे सूचना में नहीं आई, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था है. बाकी इस किताब में 370 जन्म और अंत का अध्याय इज आई थिंक गुड फॉर कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड. बीइंग, बिकॉज बात चली तो फिर आगे बात करेंगे. Being a son of soil and also a very sensitive observer, Kaul Sahib has been a very close witness to the tumultuous times that we have witnessed in the last 3-4 decades. And there is also a reflection of his concern for the social and the cultural dilution that happened in the last 4 decades. अब जैसे इन्होंने कहा पन्ना नंबर 209 में चरारे शरीफ के मस्त गुल के जब नारे लगे, तो what would have been the state of mind to those who had dedicated their lives and had been groomed in that so-called composite culture. मैं ये जो बात सोच रहा था तो मुझे लगा कि एक्चुअली हमारी 3 पीढ़ियां जाने के बाद ये बात अब समझना भी बहुत मुश्किल है. सन 1996 में जब पहला चुनाव हुआ, काफ़ी समय अंतराल के बाद, तो एक मीडिया का छोटा सा ग्रुप बना था क्योंकि दूरदर्शन में वो डिस्कशन होती तो वहाँ था कोई नहीं. इट वाज लाइक अ कर्फ्यू इन कश्मीर. तो मैं और शाम कौल जी और यहाँ से एक शकील अहमद थे ना, भारत टाइम्स के, और कुछ एक लोगों को यहाँ भेजा गया. शकील अख्तर अब तो रिटायर हो गए, अभी भी जो मिलते हैं. तो हम जब शाम को वहाँ से गुजर रहे थे रेजिडेंसी रोड से, तो एक मुस्लिम वो गारमेंट आउटलेट वाला वो बाहर आया दौड़ता हुआ और उनको ले गया कि श्याम जी क्या बात है, इस बार सूट नहीं खरीदा. उन्हें वही, मैं सूट वूट नहीं खरीदा है, तो एक दिन के लिए दूरदर्शन की ड्यूटी पे है और मैं तो पैसे वैसे भी लाते. वो कहता पैसे किसने मांगे, और हम बाहर खड़े रहे, मैं और शकील अख्तर. उनको अंदर ले गए और कोर्ट का पीस काट के उसके हवाले किया, पैसे बाद में मांगे जाएंगे. तो वो एक जो जनरेशन थी जिनमें regardless of whether being Muslim or Hindu had shared the agony of at least separation is also no more. तो ये बात मेरे जहन में आई जब मैंने ये पढ़ा. और एक इनका इरोजन ऑफ दी, जहाँ सोशल मिलियो हुआ, फैब्रिक हुआ, वहाँ इरोजन ऑफ कल्चर. एक अध्याय का नाम इन्होंने रखा है गांजा चरस की जन्नत. कि खुदा ने तो हमें जन्नत में पैदा किया, लेकिन शायद हमारा वहाँ दिल नहीं लगा. तो वो मेरी इंटरप्रिटेशन है. हम गांजा चरस की ओर चल पड़े. द रेस्ट ऑफ कोर्स आई नीड नॉट से. एंड द वैल्यू ऑफ आर्ट अबव रिलीजन इज रिफ्लेक्टेड इन हिज रेफरेंस टू मलका पुखराज. कहा कि मलका पुखराज ने बहुत सारे खत लिखे महाराजा को, लेकिन उन्हें जवाब शायद नहीं मिला. मुझे अवसर रहा मलका जी के साथ हमारी ड्यूटी लगाई थी एज अस्कॉट. तो मैं बहुत यूथ थे, यंग थे, तो उनको महल देखने ले गए थे, अमर महल. तो उन्होंने ऐसे दीवार पर हाथ रखा और वो रोने लगी. कहा एक एक ईंट महाराजा जर्मनी से लाया था और मैं 14 साल की उम्र से हर रोज़ यहाँ आया करती थी. तो आप इस बात का अंदाज नहीं लगा सकते. तो वो सारी बातें किसी न किसी ढंग से जो लोग कश्मीर के साथ जुड़े हैं, संवेदनशीलता के साथ, जिन्होंने कश्मीर के भिन्न भिन्न
उसके डिफरेंट मूड्स को ऑब्जर्व किया है, वो मेरे ख्याल से महसूस करेंगे। एंड इज गोइंग टू बी नॉट ओनली अ रेफरेंस बुक, आई थिंक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिसर्च बुक फॉर फ्यूचर स्कॉलर्स। तो जैसे आगे बढ़ती बात तो फिर हम आगे चलते हैं। आ जाए जो 370 की बात अभी छेड़ी, 370 को सबसे ज्यादा अगर अब्यूज किया गया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। ये बात अक्सर लिखने में नहीं आती। The greatest abusers of 370 were those who were apparently the greatest protagonists। और उसकी एक केवल उदाहरण देंगे क्योंकि फिर हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब 1975 में इमरजेंसी लगी और इंदिरा जी ने 42nd 43rd अमेंडमेंट लाया, जिसमें बहुत सारे चीज़ें आई। एक उसमें था विधानसभा और संसद का कार्यकाल 6 साल किया, तो शेख अब्दुल्ला वहाँ थे, तुरंत उसको अपना लिया गया क्योंकि they had the prerogative to adopt or not to adopt the Indian laws। लेकिन जब मोरारजी भाई आए 3 साल बाद तो 45th 46th आई अमेंडमेंट और उसको रिवर्स किया। सारी विधानसभाओं के और लोकसभा का अवधि काल 5 साल पुनः रिस्टोर किया गया। उस समय इन्होंने 370 पकड़ लिया, बोले यहाँ 370 है। 6 साल रखा। एक्चुअली दोज हु आर apparently trying again blackmail, deceit and greed, ये बात प्रमाणित हो रही है। जैसा मैंने कहा कि विषय अगर जम्मू कश्मीर का नहीं है, पहले हम क्योंकि राय साहब भी एकेडमिक हैं और मैडम भी, तो वो बात क्लैरिटी हो जाए कि इसलिए कुछ लगेगा, कुछ हमारे मित्रों को कुछ चीज़ें छूट गई कि इसलिए कि ये चर्चा इस पुस्तक पर थी तो इसलिए जम्मू कश्मीर के और बड़े विषय हैं। लेकिन आई थिंक टेक होम जो 2-3 बड़ी चीज़ें हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा हमें एक नैरेटिव की आवश्यकता थी जम्मू कश्मीर को लेकर के, और उस नैरेटिव को रोल आउट करने का काम जवाहरलाल कौल जी ने किया है। तो सबसे बड़ी ये प्रशंसा वाली बात। दिस डिस्कशन दिस इवनिंग इज डेडिकेटेड टू द बुक एंड द ऑथर। दूसरा ये आपने ठीक कहा इन्होंने, वैसे यादव ने कि उसमें मुखर्जी का जिक्र ज़्यादा नहीं आया, माउंटबेटन का नहीं आया। वो इसलिए भी नहीं आया कि अगर आप देखें, दिस इज़ अ नॉन पॉलिटिकल अकाउंट फ्रॉम अ जर्नलिस्ट पेन। तो सेकंड थिंग दैट वी हैव टू अप्रिशिएट, इट्स नॉट ए पॉलिटिशियन राइटिंग, अदरवाइज प्रजा परिषद का भी आता, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, तो बात बहुत ही लंबी पहुंचती, लेकिन इन्होंने उस बात को अपने आप को अलग रखा। आई थिंक दैट रिक्वायर्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्ट्रेंट एंड प्रोफेशनल diligence. He's written it like a journalist, without appearing to be taking any sides politically. तीसरा, he has lent words to Jammu and Kashmir's unspoken wound, because he has seen the cumulative effect of the wound happening. चाहे वो militancy है, चाहे terrorism है, चाहे वो drug views है, this is all a cumulative effect of that. And it is also, as I said in my opening was a saga of greed, deceit, blunder, without indicting any individual. The reader can make out कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों ऐसा हुआ, तो किसका किरदार कैसा था। किसी के कैरेक्टर पर टिप्पणी किए बगैर आपको ये अवसर दिया कि आप उसके कैरेक्टर को जज करें। जब इन्होंने कहा कि साहब नेहरू जी को शेख अब्दुल्ला साहब नहीं मिलने लगे, कुछ वक्त ऐसा भी आया, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ से कहाँ क्या हो रहा था। तो ही हैज़ लेफ्ट इट टू यू विदाउट स्टिग्मेटाइजिंग हिज ओन पेन। और आर्टिकल 370 की इन्होंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उसका चूँकि एक रिकॉर्ड के लिए अंत और लेकिन उसी में जाहिर हो गया दी वोटरीज ऑफ आर्टिकल 370 वर द ग्रेटेस्ट अब्यूजर्स। अगर 35A लाया तो क्यों लाया, कुछ लोगों को उसका फ़ायदा था, उस बात में गए नहीं। आई अप्रिशिएट दैट, बिकॉज अदरवाइज समबडी वुड हैव ब्लेम्ड इट इज अ राइट विंग बुक, नोबडी कैन नाउ ब्लेम हिम ऑफ दैट, और नॉट द अदर वे अराउंड, बट यू कैन जज why this was brought. He has left so many questions unanswered, so that you find the answers and draw your conclusions without attaching motives to the author. So that will maintain the credibility of the book and the author and the writings for a long time to come. आखिर में ये टाइटल इसका वुंडेड कश्मीर है,
लेकिन जब आप इसको अपेरेंटली पढ़ते हैं तो लगता है कि ये भी हुआ, वो भी हुआ, ये भी हो गया, जैसे मैडम भी कह रही थी नशाखोरी भी आ गई, लेकिन इट डज नॉट एंड एट ए पेसिमिस्टिक नोट। तो ये धारणा लेकर हम यहाँ से ना जाए। इट इज एक्चुअली जो पक्षी घर आएंगे, इट्स एक्चुअली दैट सिंगल सेंटेंस और फ्रेज डोनेट्स मोर देन वन थिंग। एक कि नाउ वी आर ऑन वे टू रिसर्जेंस। दूसरा, there is a word of caution to guard against such forces, against such factors which have inflicted this wound. Third, कि जब घर अब आएंगे तो पक्षी जो हमारे जो 2-3 पीढ़ियां बाहर चले गई, उनको भी एक आह्वान है। तो बिना बहुत कुछ कहे हुए एक छोटी सी इन्होंने एक्सप्रेशन में इतना सारा कह दिया, और मुझे लगता है कि बड़े लंबे समय से हमें जम्मू कश्मीर को लोग लेकर के एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि जो नॉन पॉलिटिकल भी हो, लेकिन विच कैरीज कन्विक्शन विद एविडेंस विद आर्ग्यूमेंट। वो काम करने का हमारे कौल साहब ने आज ये हमें एक दिशा दी है, तो उसके लिए मुझे लगता है इनका हमें आभार भी प्रकट करना है और इनकी प्रशंसा भी करनी है। सारी किताबें लिखी गई। आज़ादी से पहले भी बहुत सारे अंग्रेज़ों ने कश्मीर के विभिन्न आयामों पर, विभिन्न तरीक़ों पर, बातों पर ध्यान दिलाया था। आज़ादी के बाद जो किताबें लिखी गई उनमें से कुछ अच्छी रही है, अच्छा रिसर्च हुआ है और सही दिशा रही है। लेकिन मेरे मन में किताब लिखने का कभी लोभ लालच पैदा नहीं हुआ। मालूम नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि किताब लिखना मेरा काम नहीं है, जबकि ऐसे बहुत सारे मौके आए जब मैं कश्मीर पर कोई न कोई किसी न किसी विषय ज़रिए से किताब लिख सकता था। दरअसल मैं ये किताब उस समय लिखी जब मुझे अचानक एक ऐसा माहौल का सामना करना पड़ा जिससे मुझे काफ़ी मानसिक धक्का लगा। कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, मैं श्रीनगर में किसी काम से गया था, पत्रकार होने के नाते जाना पड़ता था। वहाँ एक छोटी सी बैठक कुछ पुराने दोस्तों की थी, जिनमें एक दोस्त कश्मीर के प्रसिद्ध कवि रहमान राही भी थे। अचानक रहमान राही ने, गपशप के बीच में अचानक रहमान राही ने मुझसे पूछा कि तुमने कतिज को कब देखा? कतिज एक छोटा सा परिंदा होता है कश्मीर में जो हर साल मध्य एशिया से आता है और करोड़ों की संख्या में वो आते हैं और पूरे माहौल पर छा जाते हैं। एक कैनोपी की तरह हर पेज पर, हर मकान पर उन्हीं का राज होता था और हर वक्त वो बोलते रहते हैं, चहचहा रहते हैं। एक संगीत उस गांव में, उस मोहल्ले में छा जाता था। ये पक्षी वहाँ अंडे देते थे, अंडे देकर उनके बच्चे होते थे और वो बच्चे नई पौध को लेकर वापस चले जाते थे, अगले साल फिर आते थे और ये हज़ारों सालों से ये पक्षी आते रहे। हज़ारों सालों से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे कश्मीर में कतिज नाम आदमियों का भी रखा गया, औरतों का भी रखा गया। मेरी कोई पूर्व की एक दादी थी जिसका नाम भी कतिज था। यानी उस ज़माने में ये तब ये पॉपुलर इतनी हुई थी ये पक्षी, ये कतिज परिंदा, कि मनुष्य ने इसे अपना लिया था। मकानों के छज्जों पर ये अपने घोंसले बनाती थी, जिसे कहते हैं ह्यूमन फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली, बच्चों से खेलती थी।
तो इस तरह का पक्षी था। अब राही साहब ने जब पूछा कब देखा है, तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने कब देखा है, सचमुच मैंने कई सालों से नहीं देखा है उसको। तो फिर उसने कहा तो तुम्हें तो माफ़ किया जा सकता है, इन प्रोफेसर साहब से पूछते हैं जो यहीं रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि राय साहब शायद 2 साल हुए या 2.5 साल हुए या 3, ऐसा कुछ कह रहे। तो एक खामोशी उस छोटे से ग्रुप में फैल गई और मेरे दिमाग में, हालांकि राही साहब तुरंत अपने गांव पर पहुंच गए और वहाँ बताने लगे कि कटिज कैसे आती थी, कैसे करती थी, मगर मैं ये नहीं सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर कटिज रास्ता भूल गई है तो क्या बहुत सारे और जानवर भी रास्ता भूल गए होंगे, बहुत सारे कीट पतंगे भी खत्म हो गए होंगे, मर गए होंगे। और तब मुझे लगा कि बहुत कुछ मर रहा है यहाँ। ये केवल कुछ जातियों के कुछ हिस्सों को ख़त्म करने की कसम जिन लोगों ने खाई है उनकी बात छोड़ दीजिए। जो हथियार लेकर लोगों को मारते हैं वो तो सब देखते हैं, लेकिन जो नहीं देखते वो ये हैं कि जिन पीड़ितों की, जिन विक्टिम्स की ज़बान नहीं है, जो कुछ बोल नहीं सकते, जो कुछ शिकायत नहीं कर सकते, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। कौन जानता है या कौन जानने की कोशिश करता है कि बहुत सारे पोखर, बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी झरने गायब हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, नहीं हैं वहाँ। कौन इस बात का पर ध्यान देता है कि जो छोटी झीलें हैं या दलदल हैं, उनमें जो जहाँ 47 के आसपास लाखों पक्षी एक साथ आते थे, वहाँ हज़ारों नहीं आते। इस धक्के ने, इस आघात ने मुझे लगा कि मैं तमाशाई नहीं बन सकता। तमाशाई बनना एक पाप है, मुझे इसमें शामिल होना पड़ेगा। और मैं एक फौजी कुत्ते की तरह सूंघने लगा, और क्या मरा है और क्या गया है। और अचानक मुझे लगा कि जिसको हम जन्नत कहते हैं, या जिसको विदेशी कवियों ने जन्नत कहा, कश्मीरी तो जन्नत नहीं कहते थे पहले, वो उसे ऋषिवर कहते थे। ऋषिवर मीन्स ऋषियों की वाटिका, वो उसे ऋषियों की वाटिका कहते थे। मगर जिसे हम ऋषियों की वाटिका कहते थे या जन्नत कहते थे, उस को जिंदा रखने के लिए जो आयाम हैं, क्या वो जीवित हैं? क्या हमारे जंगल जीवित हैं? और बहुत सारे जानवर जो जिसे वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, उनमें से भी कई वैराइटीज़, कई स्पीशीज़ गायब हो चुकी हैं। एक कदम और बढ़ा तो मुझे लगा कि यहाँ तो कश्मीरियों की अपनी ज़बान भी नहीं रह गई। कश्मीरी भाषा बोलने वाले श्रीनगर शहर में 50% कश्मीरी लोग नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे। अगर, क्योंकि या तो वो उर्दू बोलते हैं या अंग्रेज़ी। कश्मीरी भाषा कश्मीर में एक ऐसी नौकरानी की तरह है जिसको कम ड्राइंग रूम में घुसने की इजाज़त नहीं, वो बाहर रहती। जब संस्कृत जम्मू कश्मीर की राजभाषा थी, तब कोई दूसरी कश्मीरी भाषा जन्म ले रही थी। जब फारसी बन गई राजभाषा, तो कश्मीरी को राजभाषा बनने का दर्जा न ले पाए, इसे बाहर कर दिया गया। और जब आज़ाद हो गया भारत
और अवामी राज हो गया, तो अवामी राज में कश्मीरी भाषा को दरवाजे से बाहर रख दिया गया, क्योंकि इसकी लिपि नहीं है। और अगर लिपि आप खोजना शुरू करेंगे तो आपको और पीछे ज़माने में जाना पड़ेगा, तो आपको शायद शारदा की खोज करनी पड़ेगी, ये मंजूर नहीं है। इसलिए अगर शारदा लिपि मंजूर नहीं है तो कश्मीरी ही मंजूर नहीं है। और अंत में मेरे एक शागिर्द जो यहीं दिल्ली में मुझसे अक्सर मिलने आते थे, कुछ सलाह मशवरा करने आया करते थे, उसका भाई जब चर्स पीने से, नशे के कारण एकदम बीमार हो गया और मरनासन हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम इसको ऐसे सेंटर्स में क्यों नहीं ले जाते जहाँ से नशा छुड़वाया जा सकता है। उसने कहा ले गए थे, वहाँ से भाग गया। फिर उन्होंने कोशिश की कि आर्मी द्वारा चलाए गए ऐसे सेंटर्स में भेजें, तो वो उसे पता लगा लड़के को, उसने कहा मैं आत्महत्या करूँगा अगर मुझे यहाँ ले गए। और ये एक नहीं, जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 साल पहले अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया और घोषित किया है कि चर्स और दूसरे ड्रग अब्यूज़ हैज़ बिकम एपिडेमिक फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अब वो एपिडेमिक के रूप में पेश है। पहले कश्मीरी कहते थे कि पंजाब से नशीले पदार्थ आते हैं, अब पंजाब कहता है कि जम्मू कश्मीर से होकर आते हैं। ये आज जम्मू कश्मीर अगर ध्यान से देखा जाए तो चर्स और दूसरे मादक द्रव्यों, दूसरे नशीले पदार्थों के लिहाज से हिंदुस्तान में नंबर 1 है। यानी यूथ मर रहा है। यूथ को वो जन्नत नहीं मिली जो हथियार से उसे प्रॉमिस की गई थी, और वो अब उसे लग रहा है कि वो चर्च से मिल जाएगी। ये बातें जब धीरे धीरे मेरे दिमाग में घर कर गई, तो मुझे लगा कि मुझे किताब लिखनी चाहिए। तो ये किताब ऐसी ही बातों को सामने रख कर लिखी गई है। ये ऐसे ही विक्टिम्स की किताब है जो बोल नहीं सकते, जो शिकायत नहीं कर सकते, और जिनका न बोलना और उनका न शिकायत करना कोई बड़ा फायदे की बात नहीं। वो उससे हमारे जिस जन्नत की हम तारीफ़ करते रहे थे, उसका एक महत्वपूर्ण पाया ख़त्म हो जाएगा। जिसकी वजह से वो जन्नत है, जिसकी वजह से वो पैराडाइज है, वो सब चीज़ें अगर टूट रही हैं तो पैराडाइज नहीं रहेगा। किताब लिखने के लिए और बातें भी चाहिए। मैं स्कर्दू में पैदा हुआ, जैसे बहुत से लोगों को मालूम है। स्कर्दू बल्तिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर है जो पाकिस्तान के कब्ज़े में। मैंने स्कूल में गया मुज़फ़्फ़राबाद में, जो सोकाल आज़ाद कश्मीर की राजधानी है, और लेह में मैंने 5वीं कक्षा पास की, क्योंकि उस ज़माने में वहाँ 5वीं कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं होती थी, स्कूल ही नहीं था, तो 5वीं कक्षा वहाँ से पास की। गांव का रहने वाला था, और झीलों, झरनों और ये सब चीज़ों के साथ खेलता कूदता था। लेकिन 47 में आते आते 10 साल की उम्र में मुझे एक रिफ्यूजी बॉय की तरह, एक रिफ्यूजी लड़की की तरह श्रीनगर में रहना पड़ा। श्रीनगर की हालत तब भी ऐसी ही थी जैसे शायद आज है। तंग गलियाँ, कीचड़ वाले पत्थर, कीचड़ से भरे हुए रास्ते, ये सब। और तब अचानक एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब कि खाने पीने के लाले पड़ गए थे। एक कवि हमारे यहाँ थे,
जो गा गा कर छोटी छोटी किताबें, अपनी कविता की किताबें बेचा करते थे। उसने एक कविता लिखी थी जिसमें कहा था कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम जन्नत में रह रहे हैं, मगर मैंने सुना है कि ऊपर भी कोई जन्नत है। और मगर मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वहाँ भी चुटकी चुटकी भर नमक बांटा जाता है? क्या वहाँ वो भी इतने ही खुशहाल हैं जितने हम हैं? और इस तरह वो गा गा कर गली गली किताबें बेचता था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। जो कश्मीर, जहाँ से कश्मीर बहुत सारी चीज़ें, अनाज, नमक, चीनी वगैरह, तेल ले आता था, ला सकता था, वो बंद हो गए थे। एक संयोग है, मैं ये इस किताब के लिखने में एक संयोग भी है। संयोग ये है कि मुझे मौका मिला है जम्मू कश्मीर के बहुत से आयामों को अंदर तक झांकने का। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तारिक मेरा दोस्त था, तारिक मेरा दोस्त नहीं था, तारिक मेरा क्लास फेलो था। वो कम बोलता था और उसे अपने ख़ानदान और उसके अपने बाप के बारे में, तारिक शेख अब्दुल्ला का जो तीसरा बेटा था, तो उसके बारे में उसे काफ़ी गरूर था, इसलिए आम बच्चों के साथ, आम साथियों के साथ ज़्यादा नहीं बोलता था। हमारे बोलने का या हमारे एक नज़दीक आने का एक घटना हुई। नादिम साहब, हमारे दीनानाथ नादिम हमारे कवि एक थे, उनका एक ओपेरा था जो आपने यहाँ गाना सुना होगा, बम्बरो बम्बरो श्याम रंग बम्बरो, उसी का गाना है। तो वो उसका शो था, उसका एक मंचन था हमारे कॉलेज में, एसपी कॉलेज में हम पढ़ते थे, तारिक भी वहीं पढ़ता था। वो हम दोनों देर से पहुँचे, हाल भर गया था, कोई जगह नहीं थी देखने के लिए। हम गैलरी में गए तो वो भी भरी हुई थी, तो इसलिए हम पीछे पीछे, लड़कों के पीछे पीछे से आगे निकलते गए, कहीं कहीं कोई दिखाई दे, तो अचानक गैलरी ख़त्म हो गई, मतलब अंधेरा हो गया। और हमें पता लगा कि हम हॉल के एंड पर पहुंच गए हैं, कि हम वहाँ पहुंच गए हैं जहाँ स्टेज होती थी। तो हमने सोचा यही सही, यहीं बैठकर किसी टूटी फूटी कुर्सी पर बैठकर हम देखेंगे ऊपर से कपड़े कैसे बदलते हैं। लेकिन ये हमें नहीं मालूम था कि अगला सीन पानी बरसाने, बारिश का होगा। 2-3 लड़के पानी की बाल्टी लेकर ऊपर आए, वहाँ देखा हमें और बिना पहचाने मारने पीटने लगे, लात गूँ से मार कर बाहर कर दिया पीछे दरवाजे से। और तारिक कुछ नहीं बोला, पिटता गया मगर कुछ नहीं बोला। मैंने नीचे आकर उससे पूछा कि तुम्हें ये मार डालते फिर ही नहीं बोलते कुछ? उसने कहा नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो उसने कहा, मैंने कहा क्या है करना था, आप नाम बता देते, बाप का नाम बता देते। उसने कहा मेरा बाप तो जेल में है, ये 53-54 की बात है, शेख साहब को अरेस्ट किया गया था। उसने वो तो जेल में है। उसने कहा, मैंने कहा बेवकूफ़, जेल में है तब भी यहाँ कश्मीर में ये लड़कों में तुम्हारे बाप की इतनी इज्जत है कि तुम्हें कोई मारता नहीं और मैं भी बच जाता। तारिक मेरा क्लास फेलो था, वो कम बोलता था और उसे अपने ख़ानदान और उसके अपने बाप के बारे में, तारिक शेख अब्दुल्ला का जो तीसरा बेटा था, तो उसके बारे में उसे काफ़ी गरूर था, इसलिए आम बच्चों के साथ, आम साथियों के साथ ज़्यादा नहीं बोलता था। हमारे बोलने का या हमारे एक नज़दीक आने का एक घटना हुई। नादिम साहब, हमारे दीनानाथ नादिम हमारे कवि एक थे, उनका एक ओपेरा था जो आपने यहाँ गाना सुना होगा, बम्बरो बम्बरो श्याम रंग बम्बरो, उसी का गाना है। तो वो उसका शो था, उसका एक मंचन था हमारे
कॉलेज में, एसपी कॉलेज में हम पढ़ते थे, तारिक भी वहीं पढ़ता था। वो हम दोनों देर से पहुँचे, हाल भर गया था, कोई जगह नहीं थी देखने के लिए। हम गैलरी में गए तो वो भी भरी हुई थी, तो इसलिए हम पीछे पीछे लड़कों के पीछे पीछे से आगे निकलते गए, कहीं कहीं कोई दिखाई दे, तो अचानक गैलरी ख़त्म हो गई, मतलब अंधेरा हो गया। और हमें पता लगा कि हम हॉल के एंड पर पहुंच गए हैं, कि हम वहाँ पहुंच गए हैं जहाँ स्टेज होती थी। तो हमने सोचा यही सही, यहीं बैठकर किसी टूटी फूटी कुर्सी पर बैठकर हम देखेंगे ऊपर से कपड़े कैसे बदलते हैं। लेकिन ये हमें नहीं मालूम था कि अगला सीन पानी बरसाने बारिश का होगा। 2-3 लड़के पानी की बाल्टी लेकर ऊपर आए, वहाँ देखा हमें और बिना पहचाने मारने पीटने लगे, लात गूँ से मार कर बाहर कर दिया पीछे दरवाजे से। और तारिक कुछ नहीं बोला, पिटता गया मगर कुछ नहीं बोला। मैंने नीचे आकर उससे पूछा कि तुम्हें ये मार डालते फिर ही नहीं बोलते कुछ? उसने कहा नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो उसने कहा, मैंने कहा क्या है करना था, आप नाम बता देते, बाप का नाम बता देते। उसने कहा मेरा बाप तो जेल में है, ये 53-54 की बात है, शेख साहब को अरेस्ट किया गया था। उसने वो तो जेल में है। उसने कहा, मैंने कहा बेवकूफ़, जेल में है तब भी यहाँ कश्मीर में ये लड़कों में तुम्हारे बाप की इतनी इज्जत है कि तुम्हें कोई मारता नहीं और मैं भी बच जाता। वो कहने लगे कि मुझ जैसा मुख्यमंत्री तो भारत को कभी नहीं मिलता। मैंने कहा आप में क्या खासियत है? तो उसने कहा कि मैं इनसे, इनका मतलब मुस्लिम प्रजा से, इनसे कहता हूँ कि तुम्हें चाहिए क्या? जंग से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि एक दिन तो पाकिस्तान 15-20 करोड़ सोया था, सुबह 10 ही करोड़ उठा, मतलब बांग्लादेश अलग हो गया। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब तुम हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ो और देखो कि हर कौम ने, बाहर से आने वाली हर कौम ने इसे लूटा है, तुम भी लूटो। ये वो वहाँ के लोगों से कह रहा है, तुम भी लूटो। कौन रोकता है? तो मैंने गुलशाह से कहा कि साहब मैं पत्रकार हूँ, मैं आपकी एक सारी बातें छाप सकता हूँ। तो उसने कहा, मैंने कहा मत छापो, एक मत। तो कुल मिलाकर इस तरह के अमले से, इस तरह की राजनीति से, इस तरह के राजनीतिक दलों के साथ आप जम्मू कश्मीर को सही रास्ते पर, सही स्थान पर स्थापित कैसे कर सकते, कैसे वहाँ के लोगों को उस फितूर से, उस जुनून से बाहर निकाल सकते हैं, ये संभव नहीं। और इन्हीं बातों के साथ मैंने ये किताब समाप्त कर दी। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली जी, प्रोफेसर सुषमा यादव जी, आदरणीय कौल साहब और मित्रों, मैं ये मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की कौल साहब ने जो इस पुस्तक को लिखने के बाद, इससे बड़ी कोई सेवा जम्मू कश्मीर की दूसरी नहीं हो सकती और इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये निस्वार्थ सेवा है। इसीलिए अपनी आयु की इस ऊंचाई पर कौल साहब ने में जो बौद्धिक क्षमता है, लंबा अनुभव है और बहुविध ज्ञान है, जम्मू कश्मीर मेरा आहत स्वर्ग पुस्तक इन सब का इकट्ठा उदाहरण हो गया है। मैंने इस किताब को पढ़ा है, बड़े ध्यान से पढ़ा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ये शायद नहीं मालूम है कि अंग्रेजी वाली पुस्तक कई महीने पहले या शायद 1-2 साल पहले आ गई थी और अंग्रेजी वाली पुस्तक आप ही के लिए आई थी।
मुझे पढ़ाई हिंदी। ये बात अलग है कि आपको आज मालूम हो मुझे तो हिंदी और कौल साहब अपनी बातें बताते कम हैं लोगों को। कुछ दिन पहले मैं इनके घर गया, मैं अक्सर जाता हूँ, तो और सब बातें हुई। मैंने इनसे पूछा कि आपकी किताब का उर्दू में अनुवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि उर्दू में कश्मीर में कोई अनुवाद कर रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि हिंदी में किताब आ रही है। बहुत पहले कौल साहब की पुस्तक एक और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, और मिले तो उसको जिनकी रुचि हो पढ़िए। करीब 25 साल पहले इनकी एक पुस्तक आई थी और उसका शीर्षक था पत्रकारिता का बाजार भाव। आज भी पत्रकारिता के बारे में अगर आपको कुछ समझना हो तो वह अकेली किताब है जो आपको आज भी पत्रकारिता के रहस्य, मालिकों के रहस्य या पत्रकारों के रहस्य जरूर पढ़नी चाहिए। ये देखना चाहिए। उसे आज भी पढ़ते हुए मैं अनुभव करता हूँ मानो इस समय की पत्रकारिता का बाजार भाव इस पुस्तक में मौजूद है, और वह पुस्तक हमेशा नई बनी रहने वाली है। उसका उल्लेख यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आहत स्वर्ग भी हमेशा तरोताज़ा और सुगंध को बढ़ाती रहने वाली पुस्तक बनने वाली है। कौल साहब का स्वर्ग आहत हो गया है, ये वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। घायल हो गया है, कभी दर्द से कराह भी रहा था, आज नहीं कराह रहा है, ये बात अलग है, लेकिन ये पुस्तक अपने पाठक को आहत नहीं करती, और मैं ये भी कहूँगा कि मर्माहत भी नहीं करती। तो क्या करती है, यह जानने की बात है। शुरू में ही एक पन्ना है और इस पन्ने का शीर्षक है कि क्या है इसमें, और इसका उत्तर कौल साहब ने लिखा है। उसका एक अंश मैं पढ़ता हूँ। यह सांस्कृतिक विस्मृति के बारे में भी है, यानी ये पुस्तक केवल कश्मीर की 5000 साल या 10,000 साल के राजनीतिक घटनाओं को ही केवल नहीं समेटती है, बल्कि जितना पुराना कश्मीर है उतनी पुरानी उसकी जो संस्कृति है, उसका जो विस्मरण हुआ है समाज में, लोगों में, उस विस्मरण को बहुत सही ढंग से ये पुस्तक बताती है। ये सूचना भी है और इस सूचना में एक आश्वासन भी है, और वो आश्वासन ये है कि अगर आप इसे पढ़ें तो इतिहास, राजनीतिक घटनाक्रम जितना जानेंगे उनसे ज़्यादा यह जानना, अनुभव करना संभव है कि गांधार, अफ़गानिस्तान और कश्मीर का भारत के इतिहास में परस्परता कैसी रही। आज के अफ़गानिस्तान को देख करके आप नहीं समझ सकेंगे कि उसका कश्मीर से कभी कोई रिश्ता रहा होगा, लेकिन जब आप कौल साहब की पुस्तक पढ़ेंगे और पहले ही अध्याय में, ये पहला अध्याय 30 पन्ने का है, लेकिन उस 30 पन्ने के अध्याय में कश्मीर का वह इतिहास है जिसके लिए आपको 300 किताबें पढ़नी पड़ेगी। मैं पिछले दिनों खास करके एक विषय पर काम कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, कि स्वाधीनता आंदोलन में मुसलमान नाम का जो प्राणी है उसका रोल क्या है। क्योंकि पाकिस्तान बनने से मुसलमानों की जो आज़ादी की लड़ाई में भूमिका रही है, सकारात्मक भूमिका रही है, उसको भी हम लोग भूल गए। और उसी तरह से इस किताब में जम्मू कश्मीर में का जो पूरा भारत का स्वाधीनता आंदोलन है, वह उसकी मुख्य धारा भी जम्मू कश्मीर में नहीं है।
उसकी अलग एक धारा है और 3-4 धाराएं हैं। उन धाराओं के बारे में अगर आपको जानना हो तो ये किताब आपको पहले ही अध्याय के 30 पन्ने में आपको ये बताती है। और इस अध्याय का जो आखिरी शब्द है, ये आखिरी वाक्यांश है, पक्षी घर लौटेंगे ही। तो जिस कटेज की चर्चा इन्होंने की है, कौल साहब जिस उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, उसमें भी इनमें इतनी आप कह सकते हैं। और मैं इनकी इस बात के लिए ही, दरअसल मैं कौल साहब का प्रशंसक हूँ कि आशावाद कभी नहीं छोड़ते, कभी भी। कि मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जब जवाहरलाल कौल निराशा के क्षणों में भी जो इनके आसपास होता है उसमें आशा की किरण जगाते हैं। और जब ये लिखते हैं कि पक्षी घर लौटेंगे ही, तो इससे बड़ी आशा क्या हो सकती है। नई पीढ़ी के बारे में इन्होंने एक धारणा बनी हुई कि नई पीढ़ी पढ़ती कम है। मैं नहीं जानता कि ये कितना सच है। मैं मानता हूँ कि नई पीढ़ी हम लोगों से ज़्यादा पढ़ती है, लेकिन उसकी रुचि अलग है, आपकी रुचि अलग होगी। ये पुस्तक नई पीढ़ी के लिए है। यहाँ जिनके बाल पक गए हैं उनके लिए नहीं है। और चूँकि कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के बाल अभी पके नहीं हैं, तो इनके राज ना खुलवाइए, मार्केट में हर प्रकार के रंग आजकल मौजूद है। मैं इस अध्याय पर पुनः लौटना चाहता हूँ और कहना ये चाहता हूँ कि दरअसल इस किताब में जब मैं कहता हूँ कि नई पीढ़ी के लिए है, तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी भाषा सरल है और इतिहास को बताने की जो शैली है वो उपन्यास की शैली है। आप इसको पढ़ते हुए अनुभव करेंगे। जैसे मान लीजिए पेज 30 पर कश्मीरी भाषा का प्रश्न जिस तरह से कौल साहब ने उठाया है, वह कश्मीरियत का आधार क्यों नहीं बन सकता। और ये बिना कहे हुए इन्होंने ये प्रश्न उठाया है। इस पुस्तक में अनेक ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को आप अगर इस्तेमाल में ले आएं तो आप कश्मीर की संस्कृति से जुड़ जाते हैं। जैसे एक शब्द है, हालांकि चंगेज को और तरह से लोगों ने बहुत ढंग से याद किया है, परंतु उसी चंगेज को जवाहरलाल कौल जो नाम देते हैं उसमें मिठास है, उसमें कश्मीरियत है। और वो कहते हैं जंगजू। अब ये जो जंगजू शब्द है, जब पंजाब में आतंकवाद था तो हम लोगों के सामने बड़ा सवाल था, हमारे जैसे पत्रकारों के सामने, कि उनको क्या कहें। तो हम लोगों ने तय किया कि वो खुद अपना नाम जो लेते हैं वही हम उनको कहें, परंतु अलग अलग नाम लिए जाते हैं। परंतु ये जो जंगजू शब्द है और ऐसे अनेक शब्द इस पुस्तक में आपको मिलेंगे। जैसे पेज नंबर 39, इसमें भारत में खिलाफत की सहायता के लिए आंदोलन तब शुरू हुआ जब खिलाफत की जंग लगभग समाप्त हो गई थी। ये मैं वाक्य इस पुस्तक से पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। और ये इतनी बड़ी सच्चाई है हमारे स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास की, जिसको हमें आज की पीढ़ी को जानना चाहिए, क्योंकि खिलाफत आंदोलन ही वह आंदोलन है जो 16 से 22 तक चला है। और ऐसा लग रहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन किस तरह से महात्मा गांधी और स्वयं मुस्लिम आंदोलन, माने
आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि अली बंधुओं की जो माँ थी बी अम्मा, उस आंदोलन की अगुवाई कर रही थी। बी अम्मा चली गई और खिलाफत आंदोलन अपने आप कैसे खत्म हो गया उसकी एक पैरे में, लेकिन पूरी कहानी जो है वो इस किताब में आई है कि कैसे कमाल तुर्क पाशा ने स्वयं खिलाफत को ख़त्म कर दिया और हमारा पूरा का पूरा आंदोलन जो है खलीफा को के पद को बनाने में लगा हुआ था। तो ये इस तरह के प्रसंग इस पुस्तक में बहुत हैं। मैं लंबा समय लेना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि सुषमा जी ने मुझसे ज़्यादा पढ़ा होगा, लेकिन पेज नंबर 121, पेज नंबर 128 जिसमें ऑपरेशन गुलमर्ग का वर्णन है, और उसी तरह से ये एक और रहस्य इस पुस्तक में है। मैं उस पुस्तक को पलटूं, समझ लूँ आपका ये नहीं चाहता, इसलिए मैं सरसरी तौर पर आपको बताता हूँ कि 8 अक्टूबर को ही इस बात की सूचना मिल गई थी कि कबायली हमले होने जा रहे हैं या कबायली हमले की तैयारी हो रही है। फिर भी और ये भी सूचना मिल गई थी कि 21-22 को आएंगे, फिर भी न दिल्ली चेती न जम्मू कश्मीर से चेता। और महमूद मकबूल शेरवानी का बलिदान इतना मार्मिक ढंग से कौल साहब ने बताया है, मैं कौल साहब को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। कश्मीर में शेख का शासन, ये 11वां अध्याय है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पतन की ओर 5 कदम के बारे में ज़्यादा मुझसे बेहतर ढंग से ये बताएंगे, लेकिन जो बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ और वो 370 का रहस्य। बहुत साल पहले जब जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र भी 370 और उसके पीछे जो एक पिंजरे में बंद जो 370 की आत्मा कहाँ थी, इसको किसी ने अभी ध्यान ही नहीं दिया था। लॉ डे के समय पर यानी 26 नवंबर को किसी समय 12-13 के आसपास मुझे दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों के बीच में लॉ डे पर कुछ बोलना था। मैंने उन मित्रों से पूछा कि क्या आप आर्टिकल 35A के बारे में जानते हैं। मैं कोई रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूँ, एक तथ्य का वर्णन कर रहा हूँ कि वहाँ सीनियर एडवोकेट थे, कुछ जज भी थे, और जानकर आप सबको आश्चर्य होगा कि उनमें से किसी को आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन में है इसकी जानकारी नहीं थी। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पैदाइशी जानकारी थी, मुझे भी दरअसल कुछ महीने पहले ही इस बात की जानकारी हुई थी। और तब मैंने लोकसभा के तब पुराने सेक्रेटरी जनरल से पूछा कि उनका नाम था डॉक्टर CK जैन। मैंने कहा कि जैन साहब, ये आर्टिकल 35 कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे है और इसका मतलब क्या है। तो कई दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 2-3 दिन पढ़ने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। कई दिन पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड है। और इस किताब में, अब मैं इस पर बहुत लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी केवल 2-1 मिनट लेकर के अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ
जवाहरलाल कौर की जो खूबी है मैं उसको इस इनके ही लिखे हुए को पढ़कर आपको बताना चाहता हूँ। और दरअसल ये किताब एक रहस्य खोलती है। जिस दिन अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को जब पार्लियामेंट में बिल रखा, तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि एक बिल रखा गया। क्या आप ये जानते हैं कि उससे पहले राष्ट्रपति ने एक आर्डर जारी किया? और दरअसल आर्टिकल 35A एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदेश से, अगर आप संविधान के पुराने एडिशन देखें तो अंत में 1954 का राष्ट्रपति का आदेश करके करीब 20 पेज का, अगर मुझे ठीक याद है तो 20 पेज का एक आर्डर कॉन्स्टिट्यूशन में है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर थोपा, वो अलग एक कहानी है। लेकिन इसे जिस सरल शब्दों में कौल साहब ने समझाया है उसे आप सुनिए। 5 अगस्त को जारी आदेश के कारण पहले सारे आदेश, जिनमें 1954 का आदेश भी था, रद्द कर दिए गए। 1954 के आदेश के आधार पर ही अनुच्छेद 35A अस्तित्व में आया था। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने एक रहस्य खोला है, साधारण शब्दों में समझाया है, ये जानने की ज़रूरत है कि आर्टिकल 370 अपने आप में कुछ नहीं था। दरअसल जो ताकत जम्मू कश्मीर को विशेष मिलती थी वो 1954 के उस आदेश से मिलती थी, जिसका आर्टिकल 35A हम कहते ज़रूर हैं, लेकिन उस समय के आप संविधान पलट करके देख लीजिए तो 35 के बाद 35A नाम का कोई क्लाज नहीं है। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। और इन्होंने जेसिका के 5 पाठ, जिस मंत्र का मैं उल्लेख करना चाहता तो उसे पहले ही बताया जा चुका है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस पुस्तक में कौल साहब ने कोई सुझाव नहीं दिया है, लेकिन पुस्तक का हर शब्द अपने आप में हमारे लिए भी, समाज के लिए भी, नई पीढ़ी के लिए सुझाव है, संदेश है। और इस पुस्तक के लिए मैं कौल साहब को फिर बधाई देता हूँ। Respected Dr. Jitendra Singh ji, respected Justice Pramod Kohli ji, the author of the book Padma Shri Shri Jawaharlal Kohli ji, Padma Shri Ram Bahadur Rai ji, my dear friend and coordinator of the program, Dr. Usha Munshi, and a very, very eminent, enlightened and concerned audience who have gathered here despite their busy schedules, I am sure. Usha ji is a friend and she is telling me that you have to be brief. It's difficult for me because I am the last but not the least. I have to prove. उषा जी की बात मत मानिए। नहीं मानो सर। थैंक यू सर। एक और भी बात है, जो पैनलिस्ट यहाँ हैं, 3 तो कश्मीरियत और चौथी उषा जी जो कश्मीरियत में ही पले बड़े हैं, कश्मीरी हैं या कश्मीरी जीवन देखा है। राम बहादुर राय जी कश्मीरी नहीं हैं लेकिन पत्रकार हैं, और पत्रकार के बारे में हम जानते हैं वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, और कौल साहब उनके मित्र हैं तो वो भी उतना ही अधिक जानते हैं। लेकिन मेरी रुचि आज इस पुस्तक में यदि कहें तो वह अकादमिक रुचि अधिक है, और अकादमिक इसलिए है कि मेरा विषय राजनीति विज्ञान रहा है, और राजनीति विज्ञान के छात्र और अध्यापक दोनों के रूप में आर्टिकल 370 हमको परेशान करता था। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर चेयर प्रोफेसर के रूप में और प्रोफेसर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट IIPA, उस रूप में भी ये विषय आर्टिकल 370
आर्टिकल 35A, और एक ICSSR से हमको प्रोजेक्ट मिला था स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ हमने जो देखा उसमें से बहुत कुछ अब तक बोला जा चुका है। It's not only blunder, it's not only mistakes, it's not only corruption, it's not only fraud, it's despair, it's frustration, it's uprootedness of people. And what Kol Sahab has said, it's a wounded, hurt paradise. But why it was paradise? The difficulty for me is also because I have to look at this paradise. कैसे ऋषिवार से ये स्वर्ग में या जन्नत में या जहन्नुम में बदल गया, ये सारे शब्द कश्मीर के लिए अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस बात का लाभ उठाते हुए कि राम बहादुर राय जी ने मुझे कहा है आप उषा जी की बात ना माने, लेकिन मैं जानती हूँ 7:30 बजे यहाँ डिनर शुरू हो जाता है और बहुत से हमारे ऐसे भी बुजुर्ग साथी होते हैं यहाँ पर जो वहाँ जाना चाहते हैं समय पर। इतना अवश्य कहना चाहूँगी, जवाहरलाल कोल जी ने जो ये पुस्तक लिखी है और उस प्रोजेक्ट के हिस्से में हमने उनकी दूसरी पुस्तक भी पढ़ी, उनसे मंगाई, तब उनसे बात करने का अवसर भी मिला। जो ये पुस्तक लिखी है ये कठिन है, क्योंकि कश्मीर के बारे में एक अलग कथा बनाना, कथा नहीं नैरेटिव है वो, एक नया इतिहास बनाना, एक भिन्न प्रकार का इतिहास बनाना बहुत कठिन है। क्योंकि जब इतिहास एक दृष्टि से बहुत वर्षों तक लिखा जाता है तो उस इतिहास को बदलना उतना ही कठिन होता है, और वो काम कौल साहब ने किया है और ऐसी अवस्था में जाकर किया है जहाँ मुझे लगता है ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर भी कह सकते हैं। वो निर्भीक इतिहास भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस समय वो ये नहीं देख रहे कि इस पुस्तक से मुझे क्या मिलेगा, वो कश्मीर का यथार्थ सबके सामने लाना चाहते हैं। इसलिए यह पुस्तक अभिनंदनीय है। और कौल साहब एक यंग स्कॉलर के रूप में, एक यंग एकेडमिशियन के रूप में, मैं यंग तो मैं भी नहीं हूँ वैसे, लेकिन ये कह सकती हूँ कि आपके सामने अपने आप को यंग कह सकती हूँ कि आपने ये पुस्तक लिखकर जम्मू कश्मीर के इतिहास को जानने की इच्छा रखने वाले सभी इतिहासकारों, राजनीति वैज्ञानिकों या समाज वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ा जानकारी का भंडार प्रस्तुत किया है। और क्योंकि लेखक पत्रकार भी हैं और पत्रकार अभी हमारे देश में निर्भीक हैं, ऐसा भी मैं मानती हूँ, तो यह पुस्तक और अधिक हमारे सम्मुख सत्य लाती है। मुझे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर के रूप में भी एक बार कश्मीर जाने का अवसर मिला, और वो एक युवा पत्रकार की हत्या की गई थी वहाँ, उसके लिए इंक्वायरी करने हम लोग गए थे। तो बहुत कुछ जो हम नहीं जानते थे वो देखा, और जो हम सोच नहीं सकते थे वो भी देखा। किस प्रकार के कनेक्शन, जैसा आप सब भ्रष्टाचार और ऐसी ही अन्य जिनको अच्छी भावना हम नहीं कहते और अच्छे कार्य भी नहीं कहते, कृत्य भी नहीं कहते, लेकिन वो भाव वहाँ थे। और किस प्रकार से राजनीति, पत्रकारिता, प्रशासन, इनका नेक्सस वहाँ बना। और कहीं कहीं जैसा आपने बताया, उसमें मैं न्यायपालिका नहीं कहूँगी लेकिन कानूनी व्यवसाय उसमें अवश्य सम्मिलित हुआ। उन सब ने मिलकर जो कथा वहाँ की बनाई, तो विकास तो यहाँ से प्रयास होते रहे, लेकिन विकास वहाँ का नहीं हो पाया। और फिर बाद तक हम ये सुनते रहे, आप में से शायद कोई कहते, लेकिन मुझे अजीब लगा था जब हम वहाँ गए कि अच्छा आप उधर से आए हो, ऐसा लगता है जैसे किसी प्रदेश, हाँ हिंदुस्तान से आए। मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था ये कि हम अपने ही देश में उधर वाले हो जाते हैं या विदेशी हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ था। लेकिन उसी पत्रकार का एक बिल्कुल युवा लड़का उस हत्या के बाद भी उस दिन ही ये कह रहा था कि मैं भी उन्हीं की तरह पत्रकार बनूंगा। और जो वहाँ आए हमसे बात करने, वो सब केवल कश्मीरी पत्रकारों की व्यथा कथा कह रहे थे, लेकिन कश्मीर की व्यथा वो नहीं कह रहे थे। और इसलिए कश्मीरी पत्रकार और कश्मीरी व्यथा और कश्मीरी इतिहास ये अलग चीज़ें हो जाती हैं उनके लिए। इसीलिए शायद ये जो स्वर्ग था ये वुंडेड हुआ, आहत हुआ, आहत ही नहीं है, घायल भी हुआ, मृतप्राय भी शायद होने लगा। क्योंकि जब हमने इसको पढ़ना आरंभ किया तो जो लिखा गया था वो कुछ और था, जो इतिहास था वो कुछ और था, जो समकालीन सत्य था वो भी कुछ और था, और जो पिछला सत्य था वो भी कुछ और था। इसलिए जहाँ बात की है कौल साहब ने एक हेवन की, कि किस प्रकार से उस समय जो कहानी कश्मीर की लिखी जा रही थी खिलाफत मूवमेंट के बाद और खिलाफत आंदोलन के बाद, जो डिसइल्यूजन्ड मुस्लिम लीडरशिप
which rejected Gandhian concepts of common nationhood also, of non-violence also, and joined hands with the Muslim League in the name of Ummah and a separate homeland. I think that's the story where it begins. Jammu and Kashmir, with the largest Muslim population and which continued to be larger and larger, appeared to be the right place to start with the Ahmadiyya leader Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, who wanted to convert Kashmiris to the new prophethood faith because he wanted to create a new heaven, H-A-V-E-N, heaven, in Kashmir for the Ahmadiyya movement. And that's where this book's story begins. Sir Muhammad Iqbal, he is saying, dreamed of a greater Punjab, including Sindh, northwest frontier province, Balochistan, and Jammu and Kashmir, alongside Punjab. And that was, he tried to lend his own impetus to the Muslim Homeland Project. And if I remember here, for years and years we continue to remember Iqbal Sahab saying something very beautiful about India. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन वही इकबाल साहब कुछ ही क्षणों में बदल गए और ये कहना शुरू कर दिया, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तो एक भारत जो महान था उससे मुस्लिम महान हो गए उनके लिए, और सारा फिर भारत नहीं रहा, पूरा जहां उनका वतन बनने की, और वो एक ख़तरा भी मंडरा रहा है, मैं यहाँ कह सकती हूँ, जिस पर हमें ध्यान भी देना होगा। और माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हमसे बेहतर शायद इस सत्य को जानते होंगे और इसको रोकने का प्रयास भी अवश्य कर रहे होंगे। परंतु ये बुक सिर्फ इस इतिहास के बारे में नहीं है। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि इस प्रकार से while the people of Jammu and Kashmir, unaware of these preparations, were busy with their dargahs, asthans, pirs and rishis, the grim warriors from the various Muslim groups assembled along the borders of province, eager to grab the precious land of Kashmir and ready for a new Mahabharat. And he says it was a beginning of a new Mahabharat. While Iqbal's agenda would have led to the subsuming of the identity of Kashmir in Greater Punjab, it was the Ahrars who introduced trans-border terrorism in Kashmir for the first time, and which went up to such a level. I would just like to read a line where he talks about it, how the narrative and how the thinking of the Kashmiris changed. चरारे शरीफ के मुतवली से जब मैंने ये पूछा कि धार्मिक कहलाने वाले आतंकवादी के लिए चरारे शरीफ जैसी दरगाह को जलाना कैसे संभव हुआ, तो उन्होंने कंधे झटकाकर उन नारों की ओर इशारा किया जो मस्तगुल के दबाव में अड़ोस पड़ोस की औरतों को लगाने पड़ते थे। चरार तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन मस्तगुल कहाँ से आएगा? चरार बनी हनी हनी, मस्तगुल कति बनी। But I think this was a forced slogan, and he's brought it out. Page 209. Sir, you really, इसमें 210 है सर, हिंदी है, maybe. जी. But and so he talks about it, and कौल साहब से इससे पहले जब बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि वो बाल्टिस्तान से हैं, स्कर्डू से। तो अखंड भारत का स्वप्न यदि कोई बहुत सुंदर तरीके से देख सकता है तो जवाहरलाल कोल जी वाली जनरेशन और जवाहरलाल जी कोल जैसे पत्रकार देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ भी का जीवन देखा और फिर कश्मीर का जीवन भी देखा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने लिखा है वो उनकी कश्मीर में जीवनी से तो जुड़ा ही है। इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द मैनी लेटर्स बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल as well as secret correspondence written by the major players in this tragedy. And the major players, according to him, in this tragedy which wounded the paradises, Sheikh Muhammad Abdullah, Jawaharlal Nehru, Dr. Karan Singh, Krishna Menon, Maharaja Hari Singh, Meherchand Mahajan, Louis Mountbatten, British Prime Minister Attlee, Maulana Azad, Shyama Prasad Mukherjee, and many others whose name he has not given. But his book doesn't stop at politics only. And that's what he said when he was talking about the birds, the plants, the trees, the beings, as we say. And it's Indian culture which talks about all these animate beings as part of our civilization or culture. So this is not merely about the history of Kashmir,
but the book is, and not only about political events, not only about such narrative, but it is also about the wounded paradise, its battered people, its visible face, its magnificent lakes, and Dal Lake groaning like a sick old man suffering from some terminal disease. It's about birds who have forgotten to return to their lakes, which he talked about, to their marshes and the forests, which have lost many highland species and many herbs. It's about the ancestors who implored that the food will last as long as the forests are not lost, but which are being lost. And that's a, I think, bell of danger. It's about the fading Kashmiri language, fading Kashmiriyat also, which is treated like, he said, an old maid, and asked to remain out of the sight of not only gentlemen citizens, but all those who come to your homes. So the book is also about thousands of Kashmiri young men and women who are trying to escape from this paradise because it is wounded. Their disillusionment, their hopelessness, they are drowning themselves into drugs or other such hallucinations, and it is also about the pain of being a refugee, the pain of being an uprooted person, the pain of being a lost citizen in one's own country, which he has brought out very well. पर जैसा राम बहादुर राय साहब ने कहा कि यह एंड यहाँ नहीं होता, हाँ अंत इसका सुखद है, और इसलिए सुखद है क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ पक्षी लौटेंगे, इस नई जन्नत को हम बनाएंगे। और उनके अंतिम जो 2 वाक्य हैं इस पुस्तक के, अगर हम नई जन्नत के अपने सपने को साकार करने निकल पड़े हैं तो भविष्य की एक समग्र दृष्टि होनी चाहिए। ये उनका सुझाव भी है जिसमें हर प्रकार के वर्ग का समावेश हो, उनका भी जो अभी घोर निराशा के कारण नशे की दुनिया में ही अर्धमूर्छा का और उस अर्धमूर्छा को आनंद मान रहे हैं। मेरी शुभेच्छा है कि कश्मीर इस प्रकार की मूर्छा से बाहर आए और यह जो स्वर्ग ज़मीन पर है वह भी स्वस्थ होकर हमारे राष्ट्र का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।